आज हम बात करने वाले हैं मेडिकल साइंस की एक बहुत ही नाजुक लेकिन बेहद जरूरी प्रक्रिया के बारे में। ये सवाल सीधा जुड़ा है नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट यानी एनआईसीयू से। ये वो जगह है जहां टेक्नोलॉजी और इंसानी तजुर्बा मिलकर जिंदगियां बचाते हैं। तो चलिए आज इसी अविश्वसनीय प्रक्रिया को करीब से समझते हैं। देखिए, किसी भी सॉल्यूशन को समझने से पहले प्रॉब्लम को समझना जरूरी है। आखिर कुछ नवजात बच्चों को अपनी पहली सांस लेने में इतनी मशक्कत क्यों करनी पड़ती है? तो आखिर गड़बड़ कहाँ हो सकती है? कई वजह हैं जिनकी वजह से एक बच्चे के लिए जिंदगी की वो पहली सबसे जरूरी सांस लेना मुश्किल हो जाता है। मेडिकल भाषा में इसे नियोनेटल रेस्पिरेटरी फेलियर कहते हैं। वजहें कई हो सकती हैं, जैसे कि समय से पहले जन्म की वजह से फेफड़ों का पूरी तरह से विकसित न होना, या फिर उनमें सर्फेक्टेंट नाम के एक जरूरी पदार्थ की कमी होना। ये वो पदार्थ है जो फेफड़ों की थैलियों को खुला रखता है। कभी कभी जन्म के दौरान कोई इन्फेक्शन या दूसरी दिक्कतें भी हो सकती हैं। यही वो मुख्य कारण हैं जिनके चलते बच्चे को तुरंत एडवांस्ड ब्रीदिंग सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि वेंटिलेशन का मतलब सिर्फ फेफड़ों में हवा भरना नहीं है। इसका असली मकसद है उन नाजुक फेफड़ों को आराम देना, ऑक्सीजन लेवल को स्टेबल करना और बच्चे के शरीर को ठीक होने के लिए जरूरी वक्त और सपोर्ट देना। तो सवाल ये है कि हम इन नन्ही जानों की मदद कैसे करते हैं। यहीं पर सामने आता है इसका सल्यूशन, एक कमाल की टेक्नोलॉजी जिसे नियोनेटल वेंटिलेटर कहते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक बाहरी मशीन है जो बच्चे के लिए उसके फेफड़ों और सांस लेने वाली मांसपेशियों का काम करती है। और देखिए, ये मशीन हवा का एक फिक्स्ड वॉल्यूम अंदर नहीं भेजती, क्योंकि छोटे फेफड़ों के लिए वो खतरनाक हो सकता है। इसके बजाय ये हर सांस के प्रेशर को कंट्रोल करती है, जो कि कहीं ज्यादा जेंटल और सेफ तरीका है। अब असली दिलचस्प बात यह है कि इस मशीन को कितनी बारीकी से कंट्रोल किया जाता है। चलिए उन जरूरी डायल्स या सेटिंग्स पर एक नजर डालते हैं जिन्हें मेडिकल टीम कंट्रोल करती है। तो ये जो पहली सेटिंग है PIP, ये तय करती है कि मशीन से जो सांस दी जा रही है उसका साइज या उसकी ताकत कितनी होगी। यहाँ एक बहुत ही नाजुक बैलेंस बनाना पड़ता है। अगर प्रेशर बहुत कम हुआ तो फेफड़े ठीक से खुलेंगे नहीं, और अगर बहुत ज्यादा हो गया तो उनके नाजुक टिश्यूज को नुकसान पहुंच सकता है। इस तरह की चोट को बैरोट्रॉमा कहते हैं। अब आती है अगली सेटिंग PEP, जो उतनी ही जरूरी है, और ये सांस लेने के बारे में नहीं बल्कि सांस छोड़ने के बाद क्या होता है उसके बारे में है। इसे ऐसे समझिए, जब बच्चा सांस छोड़ता है तो पीप फेफड़ों की छोटी छोटी हवा की थैलियों को पूरी तरह से पिचकने से रोकता है। ये एक हल्का सा लगातार प्रेशर बनाए रखता है, जिससे अगली सांस लेने में आसानी होती है और फेफड़ों पर जोर भी कम पड़ता है। और जैसा कि इस टेबल में देख सकते हैं, ये सेटिंग्स हर बच्चे के लिए अलग होती हैं। मतलब वन साइज फिट्स ऑल जैसा कुछ नहीं है। जैसे एक प्री टर्म बेबी है जिससे RDS है, तो उसके फेफड़े थोड़े सख्त होंगे। उससे एक नॉर्मल टर्म बेबी के मुकाबले अलग प्रेशर और ज्यादा तेजी से सांसें देने की जरूरत पड़ सकती है। हर एक सेटिंग बच्चे की जरूरत के हिसाब से बहुत ध्यान से सेट की जाती है। ये टेक्नोलॉजी तो वाकई कमाल की है, लेकिन एक्सपर्ट्स की लगातार निगरानी के बिना ये कुछ भी नहीं है। सच तो ये है कि ये सारे नंबर्स और सेटिंग्स कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। असली जादू तो तब होता है जब टेक्नोलॉजी और इंसानियत का तालमेल बैठता है। इस पूरी प्रक्रिया में NICU नर्स बच्चे और मशीन के बीच एक पुल का काम करती है। उनका काम सिर्फ सेटिंग्स पर नजर रखना नहीं है, बल्कि बच्चे के रिएक्शन को समझना भी है। जैसे कि बच्चे की छाती ठीक से उठ रही है या नहीं, उसकी स्किन का कलर कैसा है, उसके वाइटल साइंस क्या कह रहे हैं, ये सब कुछ देखा जाता है ताकि ये पक्का हो सके कि सब कुछ सही चल रहा है। और वेंटिलेटर को कनेक्ट करने से भी पहले एक पूरी चेकलिस्ट फॉलो की जाती है। वेंटिलेटर सर्किट को अच्छे से चेक किया जाता है। ये पक्का किया जाता है कि बच्चे तक पहुंचने वाली हवा गर्म और नम हो, और ब्रीदिंग ट्यूब सही जगह पर है या नहीं, ये कंफर्म किया जाता है। यहाँ हर एक स्टेप बहुत ज़रूरी है। और जैसे ही वेंटिलेटर कनेक्ट होता है, पूरा फोकस बच्चे पर शिफ्ट हो जाता है। नर्सें बहुत ध्यान से देखती हैं कि बच्चे की छाती आराम से उठ और गिर रही है या नहीं। ऑक्सीजन लेवल पर लगातार नज़र रखी जाती है, और ये भी सुना जाता है कि कहीं से हवा लीक तो नहीं हो रही। ये एक तरह की लगातार निगरानी है जिसमें एक पल की भी चूक नहीं हो सकती।
और अगर कोई अलार्म बजता है तो नर्सों को फौरन पता लगाना होता है कि वजह क्या है। जैसे अगर हाई प्रेशर अलार्म बजा तो हो सकता है ट्यूब में कोई ब्लॉकेज हो, और अगर लो प्रेशर अलार्म बजा तो इसका मतलब अक्सर ये होता है कि कहीं कोई लीक है या ट्यूबिंग डिस्कनेक्ट हो गई है। निक्यू का ये एक सुनहरा नियम है, किसी भी अलार्म को बिना वजह जाने बंद मत करो। हर एक अलर्ट बच्चे की हालत के बारे में एक बहुत ज़रूरी जानकारी दे रहा होता है। देखिए, मैकेनिकल वेंटिलेशन एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, ये बस एक टेम्पररी सपोर्ट है, एक पुल की तरह। इस सफ़र का जो आखिरी पड़ाव है, उसका लक्ष्य हमेशा एक ही होता है। इसका मकसद होता है बच्चे को तब तक सपोर्ट करना जब तक कि उसके फेफड़े खुद सांस लेने के लिए पूरी तरह से तैयार न हो जाएं। इस प्रोसेस को वीनिंग कहते हैं, और इसे उतनी ही सावधानी से मैनेज किया जाता है जितनी सावधानी से वेंटिलेशन शुरू किया गया था। ये एक तरह से जिम्मेदारी को मशीन से धीरे धीरे वापस बच्चे को सौंपना है। वेंटिलेटर की सेटिंग्स को बहुत आहिस्ता आहिस्ता कम किया जाता है ताकि बच्चा खुद सांस लेने की कोशिश करे, और ये तब तक चलता है जब तक वो पूरी तरह से अपने दम पर सांस लेने के काबिल नहीं हो जाता। ये हमें याद दिलाता है कि एनआईसीयू में बजने वाली हर बीप और चमकने वाली हर स्क्रीन के पीछे एक नन्ही सी जान की सबसे बुनियादी और सबसे ज़रूरी काम, यानी एक सांस लेने की तरफ वापस लौटने की कहानी है।